सो हेलो गाइस, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हाउ डू वी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। सो पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या है तो हम ये जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे स्लाइड को एक जगह रख देती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कह रहा है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक तरीके से रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमारे मतलब वर्ल्ड में मतलब अगर सोचिए कि अगर रुक जाओ इधर बनाऊंगी। सो रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकली प्रोसेस। तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकली प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकली प्रोसेस है, नॉट अ फिजिकली प्रोसेस एंड नॉट अ केमिकली प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है? बायोलॉजिकली प्रोसेस है बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नो एज offspring and reproduce from their parent or parents ensuring the continuity of life। यानी कहने का मतलब ये कि रिप्रोडक्शन एक क्या है? बायोलॉजिकली प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकली प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के अंदर आते हैं, जो कि होता है एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर आता है सिर्फ सिंगल पेरेंट आता है। कितना आता है? सिर्फ सिंगल पेरेंट आता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारा सिंगल पेरेंट नहीं आता है, हमारा फीमेल और मेल दोनों आता है, जिसे हम बोलते हैं पेरेंट्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पहले पूछा गया था कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख चुकी हूँ मैं। आप सब नोट्स बना लीजिएगा कि रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकली प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नो एज ऑफस्प्रिंग एंड रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स और पेरेंट इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा की इम्पोर्टेंस, है ना, कि मतलब जो हमारा ये वाला जो चैप्टर है इसके की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब क्या इसका महत्व है ना, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। तो इंश्योर स्पीसीज कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल अक्रॉस जनरेशन। यानी कहने का मतलब कि इस वर्ल्ड में पाए जाने वाली जितनी भी स्पीसीज है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी प्रजातियां हैं, स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए वुमेन बड़ी यानी वुमेन की स्पीसीज है, तो यानी हम क्या है? इंसान हैं। ठीक है, हम क्या है? इंसान है, मानव है, इंसान है, वुमेन है। तो हम क्या है? वुमेन वाली स्पीसीज है। लेकिन बहुत से क्या है? जलीय जीव, यानी बहुत से कैसे जो वाटर के अंदर रहना पसंद करते हैं, सीज़ के अंदर, बहुत बड़े बड़े सीज़ के अंदर रहना पसंद करते हैं, वो क्या है? स्पीसीज़ है ना। फिर है कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल, जो क्या होते एक वो जनरेशन होती है, जैसे मान लो आजकल ट्रेंडिंग में मतलब 2000 से लेके 2010 तक की 2000 से लेके 2010 तक के बीच में जितने भी लोगों का बर्थ हुआ था, है ना, जैसे किसी का होगा 2001, 2002, 2008, 2010, तो 2001 टू लेके 2008 तक जितने भी लोगों का जन्म हुआ है, जितने भी लोगों का, ठीक है, उनमें एक बात कॉमन है कि वो जेनजी नहीं है। वो क्या है? जेनजी नहीं है। लेकिन जो भी 2010 के बाद वाली जनरेशन है वो क्या है? जेनजी। तो उनका नाम है ना जनरेशन का कि जेनजी नाम है। ठीक है, तो वो क्या होगी? एक तरीके से जनरेशन। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी स्पीसीज है वो कंटिन्यूसली सर्वाइवल कर सके। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी स्पीसीज हैं वो ज़िंदा रहें, वो ख़त्म ना हो। अगर मान लो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी सभी स्पीसीज कैसी हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो चलिए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। फैसिलिटीज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रूशियल फॉर अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। क्या क्या रहा है? तो दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि जो हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं जेनेटिक, है ना, रिलेटेड टू जेनेटिक
तो जेनेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं या फिर बोलो डाइवर्सिटी है या क्रूशियल फॉर एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन, यानी कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट ये भी है कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया था कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है अपनी स्पीसीज़ को सर्वाइवल करने के लिए, कंटिन्यूसली सर्वाइवल करने के लिए, कि उनकी स्पीसीज़ कैसी ना हो, उनकी स्पीसीज़ का एंड ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी हमारा जेनेटिक से रिलेटेड जितना भी, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी का कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि इंसान है, ठीक है, इंसान हो, जानवर हो, है ना, ह्यूमन हो, एनिमल हो, चाहे छोटे से छोटा स्मॉल इंसेक्ट ही क्यों ना हो, ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो उन सब में क्या है, एक तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे क्या है इसका कहने का मतलब, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसे मेल के अंदर 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी मतलब 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लेकिन फीमेल के अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कहाँ होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वेरिएशन का मतलब क्या होता है। हमारे डीएनए में क्या होता है? चेंज होता है। और जब डीएनए के अंदर चेंज होता है तो हमारा प्रोटीन कैसा हो जाता है? वो भी चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मम्मी पापा है, ठीक है, हमारे मम्मी पापा है, अब हम उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है। जब हम छोटे थे, जब हम पैदा नहीं हुए थे, राइट, तो जो हमारी मम्मी के, यानी मतलब एक तरीके से बोलूँ, मेल के 23 गुणसूत्र है ना, मेल के 23 क्रोमोसोम्स एंड फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स। तो जब उनका एक तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद टोटल कितने क्रोमोसोम्स हुए? 46 क्रोमोसोम्स हुए। अब 46 क्रोमोसोम्स होने के बाद 46 क्रोमोसोम्स होने के बाद एक बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, तो समझ गए। तो मैंने आपको बता दिया है कि पहला मतलब तो ये है इसका, रिप्रोडक्शन का मतलब कि जो हमारी स्पीसीज़ हैं कि वो कंटिन्यूसली सर्वाइवर कर सके, ठीक है, ख़त्म ना हो। दूसरा मतलब ये है कि वर्ल्ड में पाई जाने वाली जितनी भी स्पीसीज़ है वो सभी सेम नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी हर जगह है। कहने का मतलब सबके अंदर क्रोमोसोम्स की नंबर है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग पाए जाते हैं, कहीं भी सेम नहीं पाए जाते हैं, समझे। अगर एक भी क्रोमोसोम इधर से उधर हुआ ना, तो ह्यूमन है ना, जो इंसान है, ह्यूमन है, उसका स्ट्रक्चर है ना, उसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकता है। फिर आता है हमारा, रिप्रोडक्शन इज़ द फंडामेंटल बेसिस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड अर्थ इनेबलिंग प्रोपेगेशन एंड थ्रिविंग ऑफ स्पीसीज। यानी क्या? रिप्रोडक्शन क्या है? इज़ द फंडामेंटल, रिप्रोडक्शन इज़ द फंडामेंटल बेसिस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड अर्थ इनेबलिंग प्रोपेगेशन एंड थ्रिविंग ऑफ स्पीसीज। यानी कहने का मतलब रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल बेसिस है, किसके बेसिस पे? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना, कि अपनी लाइफ जीने के लिए। मेरा मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि अपनी स्पीसीज हैं उनको एंड ना किया जाए, उनका स्पीसीज़ अभी धरती पर बनी रहे। जैसे डायनासोर है, डायनासोर की स्पीसीज़ बहुत पुरानी थी, है ना, कब की ख़त्म हो गई, है ना, अब नहीं है स्पीसीज़, राइट। तो इसलिए कहते हैं रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर सोचो एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर मान लो एक फीमेल है, एक मेल है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, अगर मान लो एक कंट्री है कोई, वहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे,
ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे स्पीसीज़ है जो मतलब वुमेन की स्पीसीज़ है वो क्या होंगी, बढ़ेंगी नहीं, बढ़ेंगी, घटेंगी। और जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो संख्या भी क्या होगी, पॉपुलेशन घटेगी, राइट। और जब पॉपुलेशन घटेगी तो इस वर्ल्ड पर रहने वाले जितने भी रिसोर्स है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो ह्यूमन द्वारा बनाए गए, है ना, ह्यूमन द्वारा बनाए गए जितने भी रिसोर्स है, तो उनका प्रॉफिट, है ना, उनका यूज़ कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन इज़ द फंडामेंटल बेसिस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। एंड अर्थ इनेबलिंग प्रोपिगेशन, ताकि धरती पे रहा जा सके, है ना। एंड थ्रिविंग ऑफ स्पीसीज, है ना, स्पीसीज का क्या ना हो, एंड ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कह रहा है कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो भाई रिप्रोडक्शन हैज़ अ 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज asexual reproduction, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज जानेंगे सिर्फ asexual रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बाद में लेक्चर अच्छे से बना के बाद में आपको यूट्यूब पे डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम asexual रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं asexual रिप्रोडक्शन। तो मेरा कहने का मतलब है पहली चीज़ कि asexual रिप्रोडक्शन होता क्या है ना, asexual रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया ये था डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब asexual रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है वो यहाँ हम समझेंगे, ठीक है। तो asexual रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इन्वॉल्व्स अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। मैंने आपको बताया था कि जो asexual रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर कौन होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, मेल या फीमेल। और बिल्कुल कैसा होता है, एज इट इज़ कैसा होता है, अपने पेरेंट की तरह होता है। मान लीजिए अगर उसकी 2 डॉटर सेल है तो वो 2 की 2 अपनी पेरेंट की तरह एज इट इज़ सेम टू सेम होगी, ठीक है। इन्वॉल्व अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। फिर ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब कह रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, पेरेंट होते हैं, उनका जो जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स है वो कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। कोई इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये सबसे अलग होता है। फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी प्राइमरीली राइसिस फ्रॉम मैच्यूरेशन, है ना, मैच्यूरेशन। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं होती, है ना। मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन जो asexual रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जेनेटिक जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा नहीं होती, है ना, एज इट इज़ सेम टू सेम अपने पेरेंट की तरह होती है। और इसमें कैसा होता है, सिंगल पेरेंट बोलें या सिंगल ऑर्गेनिज्म बोलें, वो इन्वॉल्व होता है। फिर हमारा आता है बडिंग इन हाइड्रा। तो हम कुछ अब asexual के कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। जैसे पहला हमारा टाइप आता है बडिंग इन हाइड्रा। क्या आता है, बडिंग इन हाइड्रा। एक तरीके से बोलते हैं व्हाट इज़ बडिंग। बडिंग का मतलब क्या है, बडिंग फॉर्मेशन इन asexual रिप्रोडक्शन। बडिंग फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, asexual रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा के अंदर क्या हो रहा है कि ये तो मतलब मान लें पूरा हाइड्रा हमारा, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा हाइड्रा बडिंग हो रहा है ना, मतलब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अपने बिल्कुल पेरेंट की तरह एज इट इज़ सेम टू सेम हो रहा है,
है ना, एक छोटा सा उभार विकसित हुआ, यानी एक छोटा सा पॉइंट की तरह है। क्या हो रहा है, हाइड्रा बडिंग कर रहा है, हाइड्रा बडिंग की फॉर्मेशन कर रहा है और धीरे धीरे वो अपने सिंगल पेरेंट की तरह हो रहा है। यहाँ पे देखो हाइड्रा के अंदर कोई दूसरा पेरेंट है इन्वॉल्व? नहीं, सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइड्रा क्या कर रहा है, हाइड्रा का जो एक छोटा हाइड्रा है वो क्या कर रहा है, बडिंग फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और फिर बडिंग फॉर्मेशन जैसे इसमें होती जाती है, वो बहुत ज़्यादा होती जाती है, फिर क्या होता है, ये अपना बिल्कुल पेरेंट की तरह एज इट इज़ सेम टू सेम अपनी शेप ले लेता है एंड क्या होता है, माँ से तुरंत हट जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा व्हाट इज़ फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है ना, व्हाट इज़ फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है, फिशन का मतलब होता है एक तरीके से डिवाइजेशन, है ना, डिवाइड करना किसी चीज़ को। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 दूनी 8 होते हैं, 4 दूनी क्या होते हैं, 8 होते हैं, और मैंने बोल दिया आपको एक नंबर दिया गया है 8। 8 का आप क्या करो, डिवाइजेशन करो, यानी कहने का मतलब है 8 किस किस के टेबल में आता है, राइट। तो वैसे ही है व्हाट इज़ फिशन। फिशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को काटने से दूसरी चीज़ का, किसी एक चीज़ को काटने से दूसरी चीज़ का डेवलपमेंट होना। ठीक है, मतलब सेल डिवीज़न इनटू 2 बाइनरी और मल्टीपल आइडेंटिकली ऑर्गेनिज्म ऑक्यूर्स इन बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। यानी कह रहा है कि जो हमारा सेल डिवीज़न होता है ना, सेल डिवीज़न के अंदर क्या होता है, एक सेल होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 सेल से बनने के बाद या तो फिर वो बाइनरी फिशन होता है या फिर मल्टीपल फिशन होता है। अगर सोचो सेल डिवीज़न यानी सेल का डिवीज़न 2 में हो, मतलब 2 डिवीज़न 2 डॉटर सेल बने, तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। लेकिन अगर बहुत सारी डॉटर सेल बनने लगे तो उसे बोलेंगे मल्टीपल फिशन। क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशन। ये ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया के अंदर हो सकता है, एल्गी के अंदर हो सकता है, प्रोटोजोआ के अंदर हो सकता है। अभी हम इसके टाइप्स भी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा फिजन। फिजन क्या होता है, फिजन भाई 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन के अंदर हमारा आता है अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनती हैं जो कि एज इट इज़ अपने सिंगल पेरेंट्स की तरह होती है। कैसे होती है, अपने सिंगल पेरेंट की तरह होती है। तो इसके अंदर कितनी सेल बनती है, मैक्सिमम इसके अंदर 2 सेल्स बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स बनती हैं एज इट इज़ सेम टू सेम अमीबा की तरह। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, अमीबा है, इसने क्या करा, इसके अंदर एक सेल है, एक सेल आने के बाद इसने क्या करा, अपनी सेल को, एक सेल को 2 सेल में डिवाइड करा एंड 2 सेल को डिवाइड करने के बाद इसने अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करा एंड न्यूक्लियस को डिवाइड करा, है ना। फिर 2 अमीबा हमारे बन गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिशन। अगर इसी के अंदर मैं मल्टीपल फिशन की बात करूँ तो वो ऐसे होगा कि इसने एक सेल बनाई, है ना, एक सेल ने क्या करा, बहुत सारी सेल्स बनाई, डिवाइड मैनी सेल्स, यानी कहने का मतलब मल्टीपल सेल्स। तो ये क्या होगा हमारा मल्टीपल फिशन। लेकिन आप अगर पूछा जाएगा बाइनरी फिशन में एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप हमेशा कौन सा बताएंगे, अमीबा बताएंगे। फिर आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कि एक कोशिका यानी एक सेल से बहुत सारी सेल का डिवाइजेशन होना मतलब। इसमें एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या करेगा कि मान लो एक सिंगल पेरेंट सेल है, तो ये पेरेंट सेल क्या करेगी, बहुत सारी सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इसे हम कहेंगे मल्टीपल फिशन। क्या कहेंगे इसे हम, तो इसे कहेंगे हम मल्टीपल फिशन। तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अभी हमने फ़िलहाल के लिए आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड आने वाली है ना कमिंग जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी अबाउट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी अगर आपने इस वीडियो को प्रमोट किया। ठीक है।